नमस्कार साथियों, मैं भूपेंद्र चौधरी आपका अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आपने जिस तरह से पिछले 3 वीडियो के अंदर जो प्यार और स्नेह हमें दिया है उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और अपन ऐसे ही कंटिन्यू अपने कंटेंट को लेके आएंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब कुछ समझ में आएगा। देखो, आज अपनी इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ संविधान की विशेषता और संविधान के स्रोत। संविधान की क्या क्या विशेषता है, दूसरे देशों के संविधान से अपना देश का संविधान कैसे अलग है, और अपने देश के जो संविधान में किस किस देश से क्या क्या लिया गया है उसके बारे में अपन आज इस लेक्चर में चर्चा करेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, विश्व का सबसे बड़ा लिखित व सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है। देखो, मैं आपको लिख के बता देता हूँ, सारे के सारे इसमें कंटेंट दे देता हूँ आपको कि देखो, विश्व का सबसे बड़ा, इसके अंदर 3-4 फैक्टर है कि विश्व का सबसे बड़ा किसका है। तो आ जाएगा विश्व का, देखो, विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। अगर पूछे लिखित संविधान किसका है तो किसका है, विश्व का अगर सबसे बड़ा लिखित संविधान पूछे तो वो किसका है, वो है भारत का। किसका है, भारत का है। अपन अभी चर्चा कर लेंगे कि अगर लिखित बड़ा है, देखो इसमें आ रहा है सबसे बड़ा है तो कैसे बड़ा है उसके बारे में भी अपन अभी चर्चा कर लेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार ये फैक्ट देख लेते हैं, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है। अगर यही चीज पूछे विश्व का सबसे छोटा संविधान किसका है, विश्व का सबसे छोटा संविधान, विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान, विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान। तो विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है, बताओ देखिए किस देश का है लिखित, तो किसका है, वो है अमेरिका का। छोटा है तो छोटा कैसे है वो भी मैं अभी बात कर लेंगे, लेकिन अभी पहले ये फैक्ट देख लेते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा किसका है, वो है भारत का। विश्व का सबसे छोटा है वो किसका है, वो है अमेरिका का। अगर देखो ये सबसे छोटा और बड़ा हो गया, विश्व का सबसे प्राचीन, ये भी तो पूछ सकता है ना। तो विश्व का सबसे प्राचीन संविधान, विश्व का सबसे प्राचीन मतलब सबसे पुराना संविधान, प्राचीन या पुराना संविधान किस देश का है, वो है अमेरिका का। किसका है, विश्व का सबसे प्राचीन पूछे तो वो प्राचीन भी किसका है, वो है अमेरिका का। किस देश का है, अमेरिका का। प्राचीन पूछे तो किसका है, अमेरिका का। लेकिन अगर प्राचीन पूछा तो सबसे नवीन भी पूछ सकता है। तो विश्व का सबसे नवीनतम संविधान किस देश का है, विश्व का सबसे नवीनतम संविधान किस देश का है, वो है नेपाल का। किसका है, नेपाल का। नवीनतम किसका है, नेपाल का। नवीनतम है, कितना नवीनतम है, वो है ये 2015 में बना है। विश्व का सबसे नवीनतम संभाग है, वो संभाग किस देश का है, वो है नेपाल का। और वो कब बना है, वो बना 2015 में लागू हुआ है। और सबसे प्राचीन पूछा है, सबसे प्राचीन किस देश का है, वो है अमेरिका का। ये कब का है, ये 1787 का। कब का है, 1787 का। देखो एक बार इन सब सारे फैक्टों को वापस देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, वो है भारत का। सबसे बड़ा लिखित संविधान पूछे तो किसका है, भारत का है। विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान पूछे किसका है, अमेरिका का। छोटा है तो छोटा कैसे है, क्योंकि अमेरिका के संविधान में केवल और केवल कितने आर्टिकल है, केवल और केवल 7 आर्टिकल है। कितने आर्टिकल है, केवल और केवल 7 आर्टिकल है। तो सबसे छोटा किसका हो गया, अमेरिका का हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इसमें कितने आर्टिकल है, 7 आर्टिकल है। भारत का बड़ा है तो बड़ा कैसे है वो अभी मैं अपन बात कर लेंगे। विश्व का सबसे प्राचीन किसका है, तो प्राचीन अमेरिका का है। प्राचीन किस देश का है, प्राचीन अमेरिका देश का है। अमेरिका का कितना प्राचीन है, यह है 1787 का। कब का है, 1787 का। और सबसे नवीनतम किस देश का है, वह है नेपाल का। किसका है, नेपाल का। और अगर पूछे विश्व का सबसे बड़ा अलिखित संविधान किसका है, विश्व का सबसे बड़ा अलिखित संविधान, अगले पेज पे देखो, अलिखित संविधान किसका है, अलिखित। अपने अब तक बात की थी लिखित की, लेकिन अलिखित संविधान किसका है, वो भी सबसे बड़ा किसका है, वो है ब्रिटेन का। ये हो जाएगा ब्रिटेन। ये मैंने 4 फैक्ट बताए आपको। देखो 4 फैक्ट इधर है, एक फैक्ट वो, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे प्राचीन, सबसे नवीन और अलिखित संविधान किसका है, वो है ब्रिटेन का। अब देखो भारत का सबसे बड़ा है तो बड़ा कैसे है, बड़ा है तो भारत का संविधान सबसे बड़ा है। भारत का
संविधान, भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो लिखित है तो लिखित कैसे है, सबसे बड़ा लिखित संविधान तो लिखित कैसे है। देखो भारत के संविधान में आर्टिकल कितने हैं, देखो मूल संविधान में तो थे 365, कितने थे 365, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में है 468, कितने हैं 468, ये हो जाएंगे 468, सॉरी 468, ये हो जाएगा 468, वर्तमान में कितने हैं 468, किसकी बात है, ये है आर्टिकल। मूल संविधान में कितने थे, ये आ जाएगा मूल संविधान में, मूल संविधान में। और अगर पूछे वर्तमान में तो ये आ जाएगा वर्तमान में, वर्तमान में कितने हैं 468, ये हो जाएगा 468। आगे देखो ये तो हो गया आर्टिकल। अब पूछे अनुसूचियां, अनुसूची, अनुसूची पूछे मूल संविधान में कितनी थी, तो मूल संविधान में थी 8 अनुसूचियां, वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में है 22 अनुसूचियां, कितनी है 22 अनुसूची। और इसके बाद पूछे भाग, तो मूल संविधान में कितने भाग थे, 22 भाग थे, और सॉरी ये है 12, कितनी है 12। अनुसूची पूछे तो वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। अगर भाग पूछे तो मूल संविधान में कितने भाग थे 22, और वर्तमान में कितने भाग है, वो भी कितने हैं 22 है, कितने हैं 22 भाग है, ये हो जाएगा 22 भाग है। अगर पूछे इनकी संख्या, देखो वर्तमान में ये अनुच्छेद है उतने ही, लेकिन इनकी संख्या के आधार पर अगर पूछे गणना के आधार पर, किसके आधार पर, गणना के आधार पर, तो वर्तमान में गणना के आधार पर कितने अनुच्छेद है, हो जाएंगे 468, कितने हो जाएंगे 468। अनुसूची पूछे गणना के आधार पर तो कितनी हो जाएगी, गणना के आधार पर हो जाएगी 15, कितनी हो जाएगी 15 कौन कौन, नहीं सॉरी गणना के आधार पर ये वही है 12 ही, अनुसूचियां चेंज नहीं है, अनुसूचियां वही है 12 ही, अनुसूचियां चेंज नहीं है, लेकिन भाग हो गए 25, भाग कितने हो गए 25 हो गए। 25 देखो कैसे, गणना के आधार पर कैसे, जैसे देखो अपने को संविधान में बाद में संशोधन किया है, तो एक कोई तो भाग जोड़ा है या कोई अनुच्छेद जोड़ा है, तो उनको संख्या के आधार पर गिन सकते हैं ना। तो संख्या आधार पर अगर पूछे कितने आर्टिकल है तो कितने हैं, गणना के आधार पर कितने हैं 468, कितने हैं 468। अनुसूचियां कितनी है, वो है 12। मूल संविधान में 8 थी, बाद में 4 और जोड़ी गई तो कितनी हो गई 12 हो गई। वर्तमान में संख्या के आधार पर भी कितनी है 12 है। लेकिन भाग कितने हैं, मूल संविधान में भी 22 भाग थे, वर्तमान में भी 22 भाग है, लेकिन संख्या के आधार पर कितने, गणना के आधार पर कितने, वो है 25। 25 कैसे कि आपको पता होगा कि आपको पता होगा कि एक भाग जोड़ा गया, देखो भाग जोड़ा गया 4 के, एक भाग जोड़ा गया 4 के, कौन सा भाग जोड़ा गया 4 के, सबको पता है कि नहीं पता है, एक भाग जोड़ा गया 4 के, तो बताओ एक बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। ये भाग, इस भाग का संबंध किससे है, इस भाग का संबंध है मूल कर्तव्य से, किससे है, मूल कर्तव्य से, ये हो जाएगा मूल कर्तव्य से। इसका संबंध किससे है, वो संबंध है मूल कर्तव्य से, ये हो जाएगा मूल कर्तव्य, यह जाएगा मूल कर्तव्य। अगर पूछ ले कि इस भाग का संबंध किससे है, मूल कर्तव्य से, ये संविधान में बाद में जोड़ा गया, तो बाद में कब जोड़ा गया, बताओ देखिए किसी को पता हो तो ये बाद में कब जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था 42वां संविधान संशोधन, ये हुआ था 1976 के अंदर। इसके बाद में देखो 3 भाग और जोड़े गए, ये हो गया पहला भाग। दूसरा भाग और कौन सा जोड़ा गया, तो दूसरा भाग जोड़ा गया था 9 के, कौन सा जोड़ा गया था, दूसरा भाग कौन सा जोड़ा गया था, वो जोड़ा गया था 9 के, कौन सा जोड़ा गया था 9 के, ये हो जाएगा 9 के। इस 9 के का संबंध किससे है, वह है नगर निकाय से, नगर पालिका से। किसका संबंध है, इसका संबंध है नगर पालिका से, इसका संबंध किससे है, नगर पालिका से। और ये किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, देखिए बताओ, नगर पालिका, ये किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। और इसके तहत एक तीसरा भाग और जोड़ा गया था, वो भाग कौन सा है, वो हो जाएगा 9 खे, कौन सा भाग हो जाएगा, वो भाग हो जाएगा 9 खे, यह जाएगा 9 खे, हो जाएगा 9 के। इसका संबंध किससे है, इसका संबंध है सहकारी समिति से, सहकारी समितियों से। इसका संबंध किससे है, सहकारी समितियों से, ये हो जाएगा सहकारी समितियों से। और अगर पूछे इससे किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो इसे जोड़ा गया था 97वां संविधान संशोधन
2011 के तहत। कब जोड़ा गया था? 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत। देखो मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि देखो वर्तमान में 22 भाग है, संख्या के आधार पर वर्तमान में कितने भाग है? 22 भाग है, लेकिन अगर इनको संख्या के आधार पर भाग जोड़े तो कितने भाग हो जाएंगे? 25 भाग हो जाएंगे। इसका मतलब 3 भाग और जोड़े गए। वो कब जोड़े गए? उसके लिए संविधान, अगर संविधान में कोई भी चीज़ जोड़नी है या घटानी है तो इसके लिए क्या होता है? संविधान संशोधन होता है। क्या होता है? संविधान संशोधन। तो अपन ने यहाँ 3 भाग और जोड़े हैं। कितने भाग और जोड़े हैं? तो 3 भाग और जोड़े हैं। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? देखो 3 भाग कौन कौन से, ये मैंने यहाँ आपको बताने की कोशिश की है। 3 भाग कौन कौन से जोड़े गए? एक तो जोड़ा गया एक जोड़ा गया 4 के, जिसका संबंध किससे है? मूल करते हुए से। इसका संबंध किससे है? मूल करते हुए से। ये किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। इसके बाद में एक भाग जोड़ा गया था 9 के। इसका संबंध किससे? इसका संबंध है नगर पालिका से। और ये से कब जोड़ा गया था? इसे जोड़ा गया था 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। एक तीसरा भाग और जोड़ा गया, ये है 9 खे। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है सहकारी समितियों से। और इसे कब जोड़ा गया था? इसे जोड़ा गया था 97वें संविधान संशोधन के तहत। अपना ओनली क्वेश्चन था कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है। उस क्वेश्चन के तहत मैंने आपको इतनी सारी जानकारी दे दी। ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी। सबसे बड़ा, सबसे छोटा, प्राचीन, नया और सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो वो भी मैंने आपको बता दिया। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? इसका पहला आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा विश्व का सबसे बड़ा लिखित किस देश का है? वो है भारत का। ब्रिटेन का है, लेकिन वो अलिखित है। कैसा है? अलिखित है। ये हो जाएगा अलिखित है। ठीक है, ये अपना पहला क्वेश्चन हो गया। पहला क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा आपको कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है वो किसका है? भारत का है। बड़ा है तो बड़ा कैसे है? मैंने आर्टिकल भी बता दिया, कितने थे, वर्तमान में कितने हैं, मूल संविधान में कितने, सब कुछ बता दिया आपको। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कैसा है? कि भारतीय संविधान कैसा है? कठोर है, लचीला है, या नहीं तो कठोर है नहीं लचीला है, या फिर अंशतः कठोर है या अंशतः लचीला है? भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान होगा कि नहीं तो कठोर है नहीं लचीला है। तो कैसा है? कि थोड़ा बहुत कठोर है और थोड़ा बहुत क्या है? लचीला है। अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है। तो भारतीय संविधान कैसा है? थोड़ा अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। ये इसका अपना आंसर हो जाएगा। तो भारतीय संविधान कैसा है? ये इसका आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य क्या है? मतलब आपको पता होना चाहिए कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब हो गया कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि किसी राज्य का अपना स्वयं का कोई धर्म नहीं हो। किसी राज्य का अपना स्वयं का कोई धर्म नहीं हो। तो इसका देखो कौन से ऑप्शन में इसका आंसर मिल रहा है? तो किसी राज्य का अपना धर्म नहीं हो मतलब क्या हो गया कि राज्य किसी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। राज्य किसी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। संपूर्ण राज्य का एक धर्म होगा, उसका अलग अलग कोई धर्म नहीं होंगे। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या? तो बताओ देखिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है कि नहीं है? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ये प्रस्तावना में लिखी हुई लाइन है। कल अपने प्रस्तावना पढ़ी तो उसके अंदर आया था एक शब्द, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, और इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। मैंने ये कल भी बताया था कि संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? इसके तहत 3 शब्द जोड़े गए थे। इसकी मैंने ट्रिक भी बताई थी आपको। सपा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष बोल दो, और अखंडता। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या हो गया कि उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं होगा, मतलब राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखो। चौथा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है, भारतीय संविधान के बारे में क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है कि ये मौलिक संविधान है? नहीं, मौलिक संविधान नहीं है। वकीलों का स्वर्ग है? हाँ, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अगला ऑप्शन देख लो कि विकासशील संविधान है? नहीं, विकासशील संविधान नहीं है। विकासशील संविधान नहीं होता, विकासशील देश होता है। विकासशील देश होता है। क्या तानाशाही संविधान है? नहीं, तानाशाही भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। ये बात किसने कही थी? बताओ देखिए, अगर किसी को पता है कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, ये चीज किसने की थी? किसने कहा था कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? अगर किसी को पता हो तो आंसर दो देखिए एक बार।
अगर किसी को पता हो तो आंसर दो कि भारतीय संविधान को किसने कहा था कि यह वकीलों का स्वर्ग है। बताओ देखे, और क्यों कहा था, और क्यों कहा था, बताओ देखे। ये कहा था आइवर जेनिक्स ने। किसने कहा था? आइवर जेनिक्स ने। किसने कहा था? आइवर जेनिक्स ने कहा था कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। क्यों कहा था? क्योंकि ये अत्यधिक जटिल था। किसके कारण कहा था? जटिलता के कारण। जटिलता के कारण आइवर जेनिक्स ने कहा था कि भारतीय संविधान क्या है? वकीलों का स्वर्ग है। किसने कहा था? आइवर जेनिक्स ने। आइवर जेनिक्स ने संविधान के बारे में एक चीज और बोली थी कि भारतीय संविधान एक उधार का थैला है। क्या है? भारतीय संविधान उधार का एक थैला है। यह बात भी किसने बोली थी? ये भी बोली थी आइवर जेनिक्स ने। किसने बोली थी? आइवर जेनिक्स ने। क्या कहा था? कि भारतीय संविधान एक उधार का थैला है। उधार का थैला का मतलब क्या हो गया कि भारतीय संविधान में कोई सी चीज़ किसी भी देश से ली गई है, कोई चीज़ किस देश से ली गई है, तो प्रत्येक चीज़ किसी न किसी देश से ली गई है, किसी न किसी देश से उधार ली गई है। तो इसीलिए आइवर जेनिक्स ने कहा था कि भारतीय संविधान एक उधार का थैला है। ये दो चीज़ें संविधान के बारे में आइवर जेनिक्स ने कहा था। कौन कौन सी? कि वकीलों का स्वर्ग है और क्या कहा था? उधार का थैला है। ठीक है, आगे हो गया आपको समझ में। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है? कि भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है, मतलब सर्वाधिक उधार किस देश से लिया है? सर्वाधिक उधार नहीं, देखो भारतीय संविधान का सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है? भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ता है, या ब्रिटेन के संविधान का पड़ता है, या अमेरिका के संविधान का पड़ता है, या कनाडा के संविधान का पड़ता है? बताओ देखिए सर्वाधिक किसका पड़ता है? तो भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 का। ज्यादा जो चीजें हैं वो कहाँ से ली गई है? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। कहाँ से ली गई है? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। और मैंने एक दिन पहले भी आपको जब अंतरिम सरकार पढ़ाई थी तब भी मैंने ये कहा था कि अंतरिम सरकार ने अपना शासन किस अधिनियम के तहत चलाया? अपना शासन किसके हिसाब से चलाया था? वो चलाया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार चलाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? मतलब हो गया कि राजनीति व्यवस्था में सर्वाधिक उपयोग किसका किया जाता है, या सर्वोच्च कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है, या संविधान है, या संसद है, या फिर कोई धर्म है? देखो धर्म तो किसी का नहीं हो सकता। धर्म सीधे धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये हो गया कि किसी राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा, यह तो नहीं हो सकता। संसद किसके हिसाब से कार्य करती है? संसद कार्य करती है संविधान के हिसाब से। और सर्वोच्च न्यायालय भी किसके हिसाब से कार्य करता है? संविधान के हिसाब से। तो इसका आंसर क्या हो गया कि भारतीय राजनीति में सर्वोच्च किसका स्थान है? तो किसका स्थान है? वो है संविधान का। चाहे भारतीय राजनीति में किसी का नाम ले लो, या तो व्यवस्थापिका का नाम ले लो, चाहे कानून व्यवस्था का नाम ले लो, और यहाँ न्यायपालिका का नाम ले लो, सब किसके हिसाब से काम करते हैं? सब अपना काम करते हैं संविधान के हिसाब से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संविधान। सर्वोच्च स्थान किसका है? संविधान का है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो बताओ, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, या सर्वोच्च न्यायालय है, या निर्वाचन आयोग है? अगर अपने को कहीं कोई दिक्कत होती है तो अपन कहाँ जाते हैं? मान लो पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस भी अपना काम ढंग से नहीं कर रही है तो किसके पास जाएंगे? अब सीधा कोर्ट जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। तो भारतीय संविधान का अभिभावक किसे कहा गया है? वो कहा गया है सर्वोच्च न्यायालय को। किसको कहा गया है? सर्वोच्च न्यायालय को। अगर कोई कानून के साथ या संविधान के साथ छेड़छाड़ करता है तो अपन सीधा उसके विरुद्ध कहाँ जा सकते हैं? सीधा सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। और संविधान का जो अभिभावक है, या रक्षक बोल दो, अभिभावक बोल दो या रक्षक बोल दो, संविधान का रक्षक बोल दो या संरक्षक बोल दो। मतलब संविधान की रक्षा कौन करता है? वो करता है सुप्रीम कोर्ट करता है। कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। और मैंने एक दिन पहले आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? बताओ देखे। एक दिन मैंने पहले आपको बताया था सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, और उसी दिन मैंने आपको बताया था कि निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी। बताओ देखे। मैंने जिस दिन आपको 4 तारीख याद करवाई थी, तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 28 जनवरी 1950 को। 28 जनवरी 1950 को।
और उसके 2 दिन पहले 3 दिन पहले 25 जनवरी 1950 को 25 जनवरी 1950 को किसकी स्थापना हुई थी? निर्वाचन आयोग की। इसीलिए 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मतदान दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? मतदान दिवस। मतदान दिवस ये हो गया, मतदान दिवस हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सबको? बताओ, देखे इसका आंसर करो। देखे भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? मतलब है कि चुनाव वोट देने का उम्र क्या है? बताओ, देखे वोट देने की उम्र क्या है? वयस्क मताधिकार मतलब क्या हो गया कि किस उम्र के व्यक्ति वोट दे सकते हैं, किस उम्र के व्यक्ति वोट दे सकते हैं। बताओ, देखिए इसका आंसर बताओ। 18 वर्ष है, 20 वर्ष है, 21 वर्ष है या 25 वर्ष है? अभी आप वोट देने जाते हो तो बताओ किस उम्र के व्यक्ति वोट देने जा सकते हैं? सामने वैसे भी चुनाव आ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए किस उम्र के व्यक्ति चुनाव देने जाते हैं। तो किस उम्र के जाते हैं? 18 वर्ष के। किस उम्र के व्यक्ति जाते हैं? 18 वर्ष के। लेकिन ये पहले 18 वर्ष नहीं थी, ये बाद में की गई। इसके लिए संविधान में संशोधन हुआ है। कौन सा हुआ था? वो हुआ था 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1989 को। कब हुआ था? 1989 को। इस संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया था कि मताधिकार की आयु, किसकी? मताधिकार की आयु, मताधिकार क्या किया गया था? मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। 18 वर्ष की गई। तो वर्तमान में उम्र कितनी है? 18 वर्ष के व्यक्ति वोट दे सकते हैं। ये कब की गई? 61वें संविधान संशोधन 1989 को की गई थी। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। क्या विशेषता है? दोहरी नागरिकता है क्या? क्या किसी व्यक्ति के पास एक देश की 2 नागरिकता हो सकती है क्या? भारत की 2 नागरिकता हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। दोहरी नागरिकता का मतलब हो गया कि उसके पास 2 नागरिकता होनी। जैसे राजस्थान की अलग नागरिकता होनी, या अगर वो व्यक्ति यहाँ उत्तर प्रदेश जाके रह रहा है तो वहाँ की अलग नागरिकता नहीं, उसकी एक ही नागरिकता होगी। भारत में केवल कैसी है? एकल नागरिकता है। भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता। भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है, दोहरी नागरिकता नहीं है। तो ये पहला तो गलत हो गया। संविधान की सर्वोच्चता विशेषता बतानी है, और संविधान की ये हो सकता है अगले पहले सारे ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। केंद्र में संपूर्ण शक्ति नहीं, केंद्र की शक्ति अलग है और राज्य की शक्ति अलग है, दोनों की शक्तियां अलग अलग है। हाँ, अगर आपातकाल स्थिति हो तो दोनों केंद्र की संपूर्ण शक्ति केंद्र के पास आ सकती है, लेकिन जब तक आपातकाल स्थिति नहीं हो तो राज्य की शक्ति अलग होगी और केंद्र की शक्ति अलग होगी। अगला देखो, ऑप्शन है शक्तियों का एकीकरण। नहीं, शक्तियों का एकीकरण नहीं है, शक्तियों का पृथक्करण है। शक्तियों का एकीकरण नहीं है, शक्तियों का क्या है? पृथक्करण है। क्या है? पृथक्करण। शक्तियों का पृथक्करण है। और ये बात कहाँ बोली गई है? ये बात बोली गई है अनुसूची 4 में, अनुसूची 7 के अंदर बोली गई है। किसमें बोली गई है? अनुसूची 7 में। और उसमें क्या बोला गया है? उसमें बोला गया है कि सूचियों को 3 प्रकार से बांटा गया है। सूचियों को कितने प्रकार से बांटा गया है? सूचियों को देखो, सूचियों का पृथक्करण किसमें है? अनुसूची 7 के अंदर है। और उसमें संघ सूची का उल्लेख मिलता है। संघ सूची ये हो जाएगा संघ सूची। और किसका मिलता है? समवर्ती सूची का मिलता है। ये हो जाएगी समवर्ती सूची। और एक हो जाएगी राज्य सूची। एक हो जाएगी राज्य सूची। इनका मतलब क्या है? संघ सूची ऐसे नियम, ऐसे जो विषय जिसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार किस पे हो? केंद्र सरकार का हो। समवर्ती राज्य सूची का मतलब क्या हो गया कि ऐसे विषय जिसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार का हो। लेकिन समवर्ती सूची का मतलब क्या हुआ कि ऐसे अधिकार जिस पे कानून बनाने का अधिकार
ऐसे विषय जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार का भी हो सकता है और केंद्र सरकार का, दोनों का हो सकता है। किसका हो सकता है? संघ सूची में केवल केंद्र का होगा, समवर्ती सूची में दोनों का होगा, और राज्य सूची में किसका होगा? केवल और केवल राज्य का होगा। राज्य का इसमें आ जाएगा दोनों का, और इसमें किसमें आ जाएगा? केवल और केवल केंद्र का। तो सूचियों का एकीकरण नहीं है, क्या है? पृथक्करण है। पृथक्करण का उल्लेख किसमें मिलता है? अनुसूची 7 के अंदर मिलता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संविधान की सर्वोच्चता। क्या हो जाएगा? संविधान के सर्वोच्चता का एक विशेषता है, इसकी संविधान की एक विशेषता है। ठीक है, एकल नागरिकता नहीं है, सॉरी दोहरी नागरिकता नहीं है, एकल नागरिकता है, संपूर्ण के अंदर एक नहीं है, अलग अलग है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह है किन शब्दों को स्थान दिया गया है? भारत में संघीय स्थान पर किस शब्द को दिया गया है? संघीय राज्य नहीं है, संघों का राज्य नहीं है, राज्यों का संघ, संघों का राज्य नहीं है, राज्यों का संघ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राज्यों का संघ। और ये चीज आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 में शब्द ये साफ साफ लिखा गया है कि भारत एक राज्यों का संघ है। क्या बात बोली गई है? कि अनुच्छेद 1 में साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि भारत एक राज्यों का संघ है। किसका संघ है? राज्यों का संघ है। ये अनुच्छेद 1 में सीधी सीधी लाइन लिखी है। इसका मतलब क्या हो गया कि भारत के अंदर क्या है? राज्य है, और उन राज्यों का क्या है? एक संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट। क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट। ये बात क्या बोली गई है? ये बात बोली गई है अनुच्छेद 1 के अंदर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, राज्यों का संघ है। संघीय शब्द का मतलब क्या हो गया कि भारत एक राज्यों का संघ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखो अपना। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? देखो, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? कितनी सूचियां हैं अभी मैंने थोड़ी देर बताया है। एक तो हो जाएगी संघ सूची, एक तो हो जाएगी संघ सूची, एक हो जाएगी समवर्ती सूची, एक आ जाएगी समवर्ती सूची, और एक आ जाएगी राज्य सूची। और इसका उल्लेख अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है। राज्य सूची किस में मिलता है? वो इसका उल्लेख मिलता है अनुसूची 7 में, अनुसूची 7 में। और इसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है सूचियों का पृथक्करण। किसका पृथक्करण आ जाएगा? सूचियों का पृथक्करण। 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब देखो ये हो जाएगी 3 सूचियां। तो कितनी सूचियां? 3 सूचियां हैं। वर्तमान में इनमें अलग अलग कानून है। देखो, संघ सूची में मूल संविधान में कितने विषय थे और वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में कितने हैं? देखो बताओ जाके। संघ सूची में मूल संविधान में कितने थे? मूल संविधान में थे 97। कितने थे? 97। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में इसमें एक विषय बढ़ा दिया गया है, 98। जबकि राज्य सूची में कितने थे? राज्य सूची में थे 66। कितने थे? 66। लेकिन इसको घटाकर कितना कर दिया? राज्य सूची में बताओ देखिए कितने विषय थे? देखो, राज्य सूची में कितने विषय थे? 66 थे। 66 से घटाकर इसमें 5 विषय घटा दिए तो कितने बच गए? 61 विषय बच गए। कितने बच गए? 61 विषय बच गए। और जबकि समवर्ती सूची में कितने थे? मूल संविधान में थे 47। कितने थे? 47। और इसमें जो 5 विषय इसमें से घटाए थे वो 5 विषय इसमें शामिल कर दिए। तो 47 और 5 कितने हो गए? 52 विषय हो गए। तो पूछ ले कि मूल संविधान में संघ सूची में कितने विषय थे? वो थे 47 विषय। कितने थे? 47। और समवर्ती सूची में कितने विषय थे? वो विषय थे, देखो, संघ सूची में 97 थे और समवर्ती सूची में 47 थे। राज्य सूची में कितने थे? 66 विषय थे इनका सबका। और वर्तमान में कितने हैं? ये हो गए 98, ये हो गया 52 और ये हो गए 5। कौन सा संविधान संशोधन? देखो, 42वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976। इसके तहत क्या किया गया था कि राज्य सूची के 5 विषय, राज्य सूची के 5 विषय, इन विषयों को समवर्ती सूची में शामिल कर दिया। किसमें शामिल कर दिया? समवर्ती सूची में शामिल कर दिया। समवर्ती सूची में शामिल कर दिया। ये हो जाएगा समवर्ती सूची। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 12 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है?
इसका मतलब क्या है कि देखो क्वेश्चन पूछा गया कि कौन कौन से विषय कहाँ कहाँ से लिए गए, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, केंद्र की अवशिष्ट सूचियाँ कहाँ से ली गई है और आपातकालीन स्थिति कहाँ से ली गई है। आपको बताना निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। क्या बताना निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। देखो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया, ये तो सत्य कथन है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, अमेरिका से। उसके बाद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ये कहाँ से लिए गए, ये आयरलैंड से लिए गए, ये भी सत्य कथन है। और केंद्र की अवशिष्ट सूची, केंद्र की अवशिष्ट सूची ये ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई है। ये कहाँ से नहीं ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई है। ये कहाँ से ली गई है, कनाडा से। कहाँ से ली गई है, कनाडा से। और इसका उल्लेख कहाँ से मिलता है, इसका उल्लेख मिलता है आर्टिकल 248 के अंदर। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, आर्टिकल 248 के अंदर मिलता है। जबकि आपातकालीन स्थिति वो कहाँ से ली गई है, ये ली गई है जर्मनी से। यह सत्य कथन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। आपको बताना है असम्मिलित कौन सा है, तो असम्मिलित कौन सा है, ये सी। केंद्र की अवशिष्ट सूचियां कहाँ से ली गई है, कनाडा से ली गई है। फिर इसका उल्लेख पूछे कहाँ से मिलता है, तो आर्टिकल 248 के अंदर मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि असम्मिलित पहचानिए। निम्नलिखित में से असम्मिलित को पहचानना है। किसको, असम्मिलित को पहचानना है कि आपातकालीन स्थिति कहाँ से ली गई है, जर्मनी से ली गई, बिल्कुल सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए, ये भी आयरलैंड से लिया गया, ये भी सही है। मूल अधिकार कहाँ से लिए गया, वो लिया गया अमेरिका से। कहाँ से लिए गए, अमेरिका से। ये क्वेश्चन हो गया गलत। कहाँ से लिया गया, अमेरिका से। और राज्य के संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से लिए गए, ये लिए गए यूनाइटेड किंगडम से। कहाँ से लिए गए, यूनाइटेड किंगडम से। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। असत्य बताना है, तो असत्य का मतलब क्या हो गया, मूल अधिकार इसमें गलत लिखा हुआ है, ये कहाँ से लिए गए, अमेरिका से लिए गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में उद्देशिका बोल दो या प्रस्तावना बोल दो, उद्देशिका बोल दो या प्रस्तावना बोल दो, का विचार कहां से लिया गया है। बताओ देखे कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना कहां से ली गई है। देखो भारतीय संविधान में प्रस्तावना ली गई है, कहां से ली गई है, बताओ। भारतीय संविधान में प्रस्तावना कहां से ली गई है, ये प्रस्तावना ली गई है अमेरिका से। कहाँ से ली गई है, अमेरिका से। जो कि प्रस्तावना की भाषा ये कहाँ से ली गई है, ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना क्या वाद योग्य है कि नहीं है, प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है, प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है। और इसके बारे में क्या था, और अपने को क्या पता है, देखो अपना आंसर क्या है, प्रस्तावना में भारत में के संविधान में प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। और अगर पूछे प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, तो वो कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इसके अलावा आपको ये दो चीजें अलग से बतानी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 15वां क्वेश्चन देखो कि भारत में समवर्ती सूची, सूचियां 3 है। 3 में से मैंने आपको एक तो बता दी कि संघ सूची कहाँ से ली गई है, संघ सूची कहाँ से ली गई है, कनाडा से। कहाँ से ली गई है, कनाडा से। और इसका अगर उल्लेख पूछे कि इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, तो इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, आर्टिकल 246 में, 246 में। किस में मिलता है, 246 के अंदर संघ सूची का उल्लेख मिलता है। और वो कहाँ से ली गई, कनाडा से। जबकि समवर्ती सूची है, कौन सी सूची है, समवर्ती सूची। ये सूची कहाँ से ली गई है, समवर्ती सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। तो अपना इसका आंसर क्या हो जाएगा, समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, तो समवर्ती सूची का पूछा है, और ये समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इसके अलावा अगर पूछे संघ सूची कहाँ से ली गई, ये ली गई कनाडा से। अगर पूछे इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, तो उल्लेख मिलता है आर्टिकल 246 में। इसके अलावा एक अवशिष्ट सूची है, अवशिष्ट सूची, इसका उल्लेख भी ये कहाँ से ली गई है, ये भी कनाडा से ली गई है। लेकिन जिसका उल्लेख कहाँ मिलता है, इसका उल्लेख मिलता है आर्टिकल 248 के अंदर। आर्टिकल 248 के अंदर इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, ये होगी अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूचियां जिसका उल्लेख तीनों सूची में नहीं मिले, उसका उल्लेख कहाँ मिलेगा, उसका उल्लेख मिलेगा अवशिष्ट सूची में। किसमें मिलेगा, अवशिष्ट सूची में उसका उल्लेख मिलेगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ।
मैंने शुरुआत में पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का है, तो किस देश का, अमेरिका का। इसका मतलब सबसे पहले किसने लिखा था, अमेरिका ने। और वो कब लिखा था, वो लिखा था 1787 के अंदर। इस टाइम इस देश ने अपना संविधान लिख लिया था। तो भारत ने भी कौन से देश से लिखने के प्रावधान लिया गया, वो लिया गया अमेरिका से। तो सबसे पहले लिखित संविधान किस देश से है, वो है अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, तो लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था, अमेरिका से हुआ था। और वो कब हुआ था, 1787 के अंदर हुआ था। और जबकि अलिखित संविधान किसका है, अलिखित संविधान किसका है, अलिखित संविधान किसका है, वो है ब्रिटेन का। ये हो गया ब्रिटेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान पर सर्वाधिक विदेशी प्रभाव किस राष्ट्र से पड़ा है। भारतीय संविधान पर सर्वाधिक विदेशी प्रभाव मतलब भारत ने सर्वाधिक किस देश से अपने जो लिया है, मतलब अपने कौन से देश से कौन से विषय लिए हैं। जैसे मैंने कहा था कि अमेरिका से ये लिया है, मूल अधिकार लिए गए, और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई, प्रस्तावना अमेरिका से ली गई। तो सर्वाधिक अपन ने किस देश से लिया है भाई, सर्वाधिक अपने उधार किस देश से लिया है, तो किस देश से लिया गया है, वो लिया गया ब्रिटेन से। सर्वाधिक उधार कहाँ से लिए गए, ब्रिटेन से लिया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि सर्वाधिक विदेशी प्रभाव किस देश से लिया गया है, किस देश का पड़ता है, तो वो पड़ता है ब्रिटेन का। तो अपने सर्वाधिक उधार कहाँ से लिया गया है, वो लिया गया ब्रिटेन से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन देखो, असम्मिलित करना है। वो असम्मिलित है वही है कि कौन से देश से क्या क्या लिया गया है। तो जो असम्मिलित है उसका आंसर देना है। नागरिकता कहाँ से ली गई है, नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है, बिल्कुल सत्य कथन है। मूल अधिकार कहाँ से ले गया, अमेरिका से ले गया, बिल्कुल सत्य कथन है। नीति निर्देशक तत्व ये कहाँ से ले गए, ये आयरलैंड से ले गए, बिल्कुल सत्य कथन है। और मूल अधिकार कहाँ से ले गए, ये ले गए अमेरिका से। कहाँ से ले गए, अमेरिका से। ये कहाँ से ले गए, अमेरिका से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस देश से ली गई है। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, पहले तो ये बताओ आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख किस आर्टिकल में मिलता है। तो आर्टिकल 368 के अंदर, 356 में, आर्टिकल 356 के अंदर किसका उल्लेख मिलता है, 356, सॉरी एक सेकंड, आर्टिकल 352 के अंदर इसका उल्लेख मिलता है। किसका, आपातकालीन स्थिति 352 के अंदर मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है कि आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख किसमें मिलता है, 352 के अंदर मिलता है। 352 के अंदर मिलता है। और ये शक्तियाँ कहाँ से ली गई है, तो ये शक्ति ली गई है जर्मनी से। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ कहाँ से ली गई है, जर्मनी से ली गई है। ठीक है, और इसका उल्लेख कहाँ से मिलता है, तो इसका उल्लेख मिलता है 352 के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है। मौलिक अधिकार की अवधारणा को कहाँ से उधार लिया गया है, ये मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, तो कहाँ से लिया गया है बताओ। देखे, मैंने अभी इसका मौलिक अधिकार के 3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं इसमें। इन 20 क्वेश्चनों के अंदर मौलिक अधिकार के 3 बार क्वेश्चन आ चुका है। तो कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से नहीं लिया गया, कनाडा से भी नहीं लिया गया, सोवियत संघ रूस से भी नहीं लिया गया है। तो कहाँ से लिया गया, यूएस से या अमेरिका से। कहाँ से लिया गया, अमेरिका से। ये हो गया अपना लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो मौलिक अधिकार कहाँ से ले गया, ये ले गया यूएसए से या अमेरिका से। ठीक है, ये आज का अपना लेक्चर हो गया पूरा, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और ऐसे ही अपनी तैयारी में लगे रहो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।